एसी के लेसन में आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल करना है, दैट इज पावर इन एसी। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। आपने डीसी सर्किट में भी शक्ति अथवा सामर्थ्य के बारे में पढ़ा हुआ है, पावर। उसमें पावर के लिए जो फॉर्मूला मिला आपको, एक्चुअली पावर का फॉर्मूला क्या मिला था? P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, किया गया कार्य बटे समय, ये पावर का फॉर्मूला। डीसी सर्किट में भी करंट का अगर देखोगे तो ये मिलेगा आपको। अब इसमें W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आप एक चीज याद करिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर यहां से हम W की वैल्यू निकालेंगे तो W विल बी V मल्टीप्लाइड बाई Q, और Q का एक फॉर्मूला होता है IT, याद है आपको? तो Q की जगह पर हम IT लिख देंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? W का। अगर हम W की वैल्यू यहां लिख देंगे, देन इट विल बी V इंटू आई इंटू T अपॉन T। वी कैन कैंसिल दिस T बाई दिस T, देन P विल बी इक्वल टू V multiplied by I. So if you want to calculate the power in AC circuit, this is the formula for the power in DC circuit. DC सर्किट में DC वोल्टेज ले लीजिए और DC करंट ले लीजिए, दोनों की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपको DC सर्किट में कितनी पावर है ये आपको पता चल जाएगा। DC सर्किट की पावर का मतलब है पर सेकेंड उस सर्किट में कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं आप, ये वहां से आपको पता लग जाएगा। अब एसी सर्किट में आज हमको, ये तो सब मैंने डीसी का बताया आपको, आज मुझे ना एसी सर्किट में पावर की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हमने एसी सर्किट में पावर की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? दिस इज फॉर डीसी। फॉर एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आप याद करिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज को हमने क्या लिया हुआ है? E, करंट को I। ठीक है, तो अगर आप एसी सर्किट में पावर की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको E की वैल्यू और I की वैल्यू, इन दोनों को आपस में क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो जैसे ही आप EMF की वैल्यू और करंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एसी सर्किट की पावर का पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसा करते भी है ना, सो देयर इज सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि एसी सर्किट में जो E होता है और जो I होता है, चाहे आप E को ले लो या आप I को ले लो, दोनों की वैल्यू लगातार समय के साथ बदलती जाती है। कभी जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, आपने देखा है। तो क्योंकि E की वैल्यू भी समय के साथ लगातार बदलती है, दिशा भी बदलती है, I की वैल्यू भी समय के साथ लगातार बदलती है, दिशा भी बदलती है उसकी। इसलिए जब हम पावर कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये फॉर्मूला सुटेबल नहीं बनता। इससे एसी सर्किट की पावर को कैलकुलेशन नहीं कर पाते हम। और अब आप समझ रहे हैं, फिर से डीसी सर्किट में पावर की कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला? आंसर वोल्टेज इनटू करंट। तो यही फॉर्मूला एसी के लिए लगाओ। हमने ये फॉर्मूला एसी के लिए लगाया, लेकिन हमें सुइटेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते इससे। क्यों नहीं मिलते? और ये बड़ा सिंपल है, आप भी समझते हैं, क्योंकि डीसी में ना तो V चेंज होता है और ना I चेंज होता है, एक फिक्स V और एक फिक्स I होता है उस पर एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट दोनों के मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली समय के साथ मैग्नीट्यूड बदलता है और पीरियोडिकली समय के साथ उसका डायरेक्शन बदलती जाती है। इसलिए ये फॉर्मूला लगा करके हम एसी सर्किट में पावर कैलकुलेट नहीं कर पाते। फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन पे हम करते ये हैं कि हम फिर उसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो लगातार बदलती है, कभी जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। इसलिए हम उसकी
पावर डायरेक्टली इससे कैलकुलेट नहीं करते, हम उसके लिए एवरेज पावर का कैलकुलेशन करते हैं, औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य। वही यहां पर हमने लिखा है प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में हम इसके एक संपूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चक्र होता है, आपने देखा है अगर हम ग्राफ बनाएं तो चाहे वोल्टेज का या करंट का, यहां से इसका पूरा एक चक्कर हो जाता है, और एक पूरे चक्र के लिए हम औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य की गणना करते हैं। दो चक्र के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि दूसरा चक्र तो इसी तरीके से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, सेम वैल्यू लेगा, सब कुछ करेगा, इसलिए हम केवल एक कंप्लीट साइकिल के लिए पावर कैलकुलेट करते हैं, और वो भी एवरेज पावर। एवरेज क्यों? क्योंकि कभी वैल्यू बढ़ती है कभी घटती है, इसलिए एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर? पावर के फॉर्मूले के लिए हम ये बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे? वर्क ले लो, कार्य बटे समय। तो यहां पर क्या करना है? औसत शक्ति अथवा सामर्थ्य के लिए एसी के एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य, पूरा एक चक्र में जितना वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन निकाल लो, और उसके अपॉन में किससे डिवाइड कर दो? टाइम से। एक चक्र में लिया गया समय। भाई एक ही चक्र में तो किया गया कार्य ले रहे हो, तो एक चक्र का ही टाइम लेना पड़ेगा फिर आपको। समझ आ रही बात? तो अब ये फॉर्मूला हम एसी सप्लाई में यूज करेंगे, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अब आपके सामने मैंने लिख दिया। अब इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यूज करने के लिए हम एक काम करेंगे कि एसी के एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य हमको चाहिए, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम ये बाद में सूत्र लगा देंगे। तो वही मैंने लिखा कि अब एसी के एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य, पहले किए गए कार्य को ही कैलकुलेट करिए। आप कार्य को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए यहां पर मैं बना के आपको दिखा देता हूं, ऐसा छोटा सा फिगर, रफ फिगर टी। ई का ग्राफ हमने बनाया, ये ई का ग्राफ बना एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक। आई का, क्योंकि ई और आई दोनों चाहिए मुझे, आई का ग्राफ हमने बनाया, तो आई का ग्राफ हम बना सकते हैं, कैसा भी बना लो। देखो एसी के जो सर्किट्स हैं, आपको एक बात और मालूम है कि एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वोल्टेज एंड करंट शुड बी इन सेम फेज। ये आवश्यक नहीं है कि वोल्टेज और करंट समान कला में हो। आपने डिफरेंट टाइप के सर्किट्स पढ़े हुए हैं, उसमें से एक ही सर्किट मुझे मिला था सिंगल, अगर कंपोनेंट का ही देखे तो, जिसमें रेसिस्टेंस लगा होता था, उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते थे। बाकी जितने भी सर्किट्स आपने देखे हैं सब में करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आता ही था। तो 5 फेज डिफरेंस लिखते थे हम लोग, किसी में 5 फेज से वोल्टेज आगे करंट पीछे, किसी में 5 फेज से करंट आगे वोल्टेज पीछे। इसलिए क्योंकि हमको मालूम है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं रहते एसी में, इसलिए हम थोड़ा सा उनका फेज डिफरेंस कर ही लेते हैं। मान लेते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच 5 का फेज डिफरेंस है, और 5 का फेज डिफरेंस है, 5 फेज डिफरेंस से कोई आगे होगा और कोई पीछे होगा, तो किसको आगे माना जाए किसको पीछे माना जाए, आप जो मर्जी कर लो। वोल्टेज को, करंट को, जिसको आपकी मर्जी हो उसको आप आगे मान लो, और 5 कला से दूसरा कैसा हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। दोनों तरीके से ही आपका जवाब मिल जाएगा आपको। मैं करंट को 5 फेज से वोल्टेज से आगे माने ले रहा हूं। अगर ये करंट आगे है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये ई का ग्राफ है, ये वाला, और ये वाला करंट का ग्राफ है। अगर मैं ये पीछे का हिस्सा हटा दूं तो अब देखिए करंट यहां से मैक्सिमम होके जा रही है और वोल्टेज उसके बाद मैक्सिमम होने के लिए आ रहा है, तो वोल्टेज पीछे हो गया, और मान लिया कि कितना फेज है, फेज डिफरेंस है 5 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे एक चक्र के लिए। अब क्योंकि वैल्यू लगातार बदलती है तो कार्य के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हम। ऐसे हालात में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना ये पड़ेगा कि आप ये जो आपका टाइम वाली एक्सिस है ना, इस टाइम वाली एक्सिस को
बहुत छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर लो। हर पार्ट को हम मान लेंगे dt, छोटा छोटा टाइम इंटरवल डिवाइड कर लो, dt 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 ऐसा, और हर टाइम इंटरवल के लिए वर्क कैलकुलेट कर लो। अगर यहां पर 1,00,000 टाइम इंटरवल बनते हैं तो 1,00,000 टाइम इंटरवल के लिए वर्क कैलकुलेट करिए और फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तो प्रोसेस बड़ी लंबी पड़ेगी, तो हमारे पास मैथमेटिक्स का एक और बड़ा अच्छा साधन है कि आप क्या करो, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वर्क कैलकुलेट कर लो और उसके पूरे एक साइकिल के लिए समाकलन कर दो। बहुत बार कर चुके हैं आप, हम यही किया हमने। एक छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क का फॉर्मूला अभी आपने देखा, W की वैल्यू आई थी V इंटू आई इंटू टी, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम इंटरवल। अब अगर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल dt के लिए वर्क कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू dt। समझ आया ना आपको? अच्छा, लेकिन ये वाला वर्क किसके लिए होगा? आंसर है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो पूरा एक साइकिल का चाहिए, तो क्या करेंगे, समाकलन कर दो। हमने समाकलन कर दिया और समाकलन की लिमिट क्या रखी, 0 से t तक। 0 से स्टार्ट किया टाइम को और कहां तक ले गए, पूरा एक साइकिल, एक आवर्तकाल तक उसके ले गए पूरा। तो E इंटू, फिर से E इंटू आई इंटू डी टी, ये क्या चीज है, एक सूक्ष्म समयांतराल dt में किया गया कार्य। हमको कितना वर्क चाहिए, पूरा एक साइकिल का, तो क्या करना चाहिए, समाकलन। समाकलन की लिमिट क्या रखना, 0 से t। t क्या चीज है, एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, वन टाइम इंटरवल, वन कंप्लीट टाइम इंटरवल ऑफ कंप्लीट साइकिल। बस अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों को E का फॉर्मूला याद है। E की वैल्यू होती है E नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बउआ हो, अभी आपने बोला तो है ना कि यहां पर वोल्टेज पीछे है, करंट कैसी है, आगे, फाई कोण से। अब आप देखो, वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी है तो करंट का फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। करंट के लिए हमने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, ये हमने वैल्यू इस पे नोट कर दी। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है मतलब इसका समाकलन करना है। इसमें देखो, E नॉट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है विच इज फिक्स्ड, I नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है। तो समाकलन में इन दोनों को आप बाहर कर लीजिए। अगर इन दोनों को बाहर ले लेंगे तो E नॉट इंटू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है बताओ, कितनी देर में बताओगे? अच्छा, हम उतनी देर रुके रहे। फाई क्या चीज है, वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर। नहीं याद रहेगा, फाई कुछ मान कहीं लिख दो, E तथा I के बीच कलांतर। फेज डिफरेंस है E और I के बीच में। आगे किसको माना है, पीछे किसको? करंट अग्रगामी है वोल्टेज से फाई कला में, और वोल्टेज धारा से कला में फाई कोण पश्चगामी है। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। आपको मैथमेटिक्स पूरी अब करनी है यहां पर।
मैथमेटिक्स का सॉल्व करना है और उससे उसकी वैल्यू निकालनी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ब्रैकेट बंद कर देंगे और साथ में यहां पर क्या लिख देंगे, डी टी। और इसको सॉल्व करिए तो अंदर मल्टीप्लाई करिए इससे। इंटीग्रेशन नो, ई नॉट इंटू आई नॉट तो लिखा ही नहीं हमने, ई नॉट इंटू आई नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी को बेटा मल्टीप्लाई करोगे इस पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और सबसे बाहर यहां पर क्या आ जाएगा, डी टी। इसमें जो फाई वाले टर्म्स है ना, ये भी कांस्टेंट टर्म है। क्यों, फाई क्या, ई और आई के बीच कलांतर, कलांतर एक बार जितना रहता है ई और आई के बीच में एक सर्किट के लिए, वो बार बार बदलता तो नहीं है ना, एक चक्कर के बाद बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता उस पे। इसलिए कलांतर का टर्म, फाई वाला टर्म भी ये कैसा टर्म होगा, कांस्टेंट। और कैलकुलेशन के लिए ई नॉट इंटू आई नॉट। अब इंटीग्रेशन तो हमने करना है, एक काम और कर लो आप, यहां पर 2 से गुणा 2 का भाग करवा लो, ठीक है। इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कॉस फाई इंटू डी टी प्लस, यहां भी 2 से गुणा 2 का भाग कर लो। जरा ध्यान से देखिएगा, जिस 2 का भाग किया वो तो ये लिखा है, जिस 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 तो ये पूरा मिलकर के बना लेगा साइन 2 ओमेगा टी, और जिस 2 से डिवाइड किया वो ये हो गया, और जिस 2 से मल्टीप्लाई किया उसने ये सब मिला के ये बना दिया, और साथ में साइन फाई, और यहां पर लास्ट में डी टी। अच्छा देखो, एक चीज भूले जा रहे हैं हम लोग, लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम 0 टू टी, ई नॉट इंटू आई नॉट। आप चाहें तो ये दोनों टर्म्स में है अपॉन वाला, इसे भी आप निकाल के बाहर करो। अब देखिए अंदर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस का एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर ओमेगा टी, ठीक है, इंटू कॉस फाई इंटू डी टी। अच्छा यहां डी टी मैंने बीच में लिख दिया, हटाओ इसको, एक साथ वहां लगा तो है, प्लस भाई पूरे का एक डी टी यहां लगा है ना, तो बीच में मत लिखो, फिर उसको पीछे ही लिखते रहेंगे। ये 1/2 तो जा चुका, साइन 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, और इसको पूरे का एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर डी टी। अच्छा यहां पर साइन फाई है,
ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी? देखो मैथमेटिक्स यूज हो रही है तो हो सकता है बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। इनके फॉर्मूले आप देख सकते हैं या अपने मैथमेटिक्स वाले साथियों से पूछ सकते हैं, वहां से बन जाएगा ये। ठीक, अच्छा अब इसको और आगे देखिए। बना तो लिया, अब समाकलन करना है मुझे उसका। समाकलन करते वक्त एक चीज और याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कॉस फाई और साइन फाई ये कैसे टर्म है, तो समाकलन इनका नहीं होगा, ये साथ में लिखे रहेंगे बस, और कुछ नहीं है, समाकलन इनका होता रहेगा। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं। ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो देखिए क्या मिलेगा आपको। 1 को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। t जैसे एक का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आ जाएगा, वैसे 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t आ जाएगा, माइनस cos 2 ओमेगा t का। cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x, और यहां तो cos 2 ओमेगा t है तो इसका क्या होगा? sin 2 ओमेगा t और अपॉन 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा अपॉन में आ जाएगा। sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। रही बात cos फाई की तो ये ऐसा बगल में लिखा रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वो कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा, sin फाई तो कांस्टेंट है, sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और साथ में कौन है? sin फाई, ब्रैकेट बंद कर दिया देखो हमने, ठीक है। इसके बाद लिमिट कहां चली गई? तो आंसर है जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लिमिट्स इस ब्रैकेट में पीछे की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, राइट साइड पे चली जाएंगी। अभी ये क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे रहती हैं, अब राइट साइड पे आ जाएंगी। अब हमने लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करने का क्या मतलब है? लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि पहले पूरे एक्सप्रेशन पे जहां जहां पर आपका स्मॉल टी है वेरिएबल है वहां पर अपर लिमिट अप्लाई करो कैपिटल टी, माइनस लगाइए पूरे का, और फिर जहां जहां पर टी है वहां पर लोअर लिमिट अप्लाई करिए 0, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए। ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2, जहां जहां टी है पहले तो अपर लिमिट अप्लाई करो कैपिटल टी, यहां पर लिखेंगे कैपिटल टी माइनस साइन 2, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, ओमेगा की जगह भैया क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी, और इस स्मॉल टी की जगह पर तो कैपिटल टी लिखना ही है, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा, इसको ऐसा बंद कर दो, साथ में cos फाई, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो कर लो माइनस। अब इस पे लिमिट अप्लाई करना है हमको, तो cos 2 लिखा, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी, और इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखना ही है, आपको बता ही रहे कि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इनटू साइन फाई। अपर लिमिट तो हमने ये नोट कर दी, अब माइनस लगेगा, माइनस, और लोअर लिमिट लिखी जाएगी। अब जहां जहां टी है सब जगह लोअर लिमिट यानी कि 0, तो यहां पर 0 माइनस, यहां बेटा जब टी की जगह 0 कर देंगे तो ये साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई cos फाई। बाहर माइनस है तो ये वाला जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पर टी की जगह 0 लिखो, जब वो टी की जगह 0 लिखोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी पूरी, cos 0 अपॉन 2 ओमेगा इंटू साइन फाई। ये लिमिट अप्लाई हो गई। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जहां जहां टी था अपर लिमिट लिखा कैपिटल टी,
और साथ में ओमेगा की जगह 2π/t वैल्यू लिखते चले गए उसकी, और फिर माइनस लगाया इसमें, फिर लोअर लिमिट 0 लिखी, तो ये आया पहले और फिर ये माइनस प्लस हो गया, यहां पर हमने t की जगह 0 लिख दिया। ठीक, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। E0 इंटू I0 अपॉन 2, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, t से ये t कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2π कितना हो गया 4π, और साइन 4π की वैल्यू 0। जब साइन 4π की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, तो t माइनस 0, साथ में कौन है यहां पर cos phi माइनस, अब फिर ध्यान से देखिए ये t से t कैंसिल हो गया, cos 2 इंटू 2π cos 4π की वैल्यू 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटू साइन फाई, यानी के साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है भाई, ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू साइन फाई किया तो साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। आगे बढ़े, यहां पर पहुंचे तो माइनस, ये तो 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 अपॉन 2 ओमेगा 0, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 है, और ये 0 तो cos फाई से गुणा होके पूरा 0 बन गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस cos 0 की वैल्यू 1 इंटू साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। अब आप ध्यान से देखो, माइनस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा प्लस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया, ये फॉर्मूला आया E0 इंटू I0 अपॉन 2 इंटू, सब कुछ कैंसिल हुआ, केवल क्या बचा t इंटू कॉस फाई। अच्छा बताइए, ये आपने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? देखो यहां लिखा है एसी के एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य, तो अभी हम लोग केवल वर्क कैलकुलेट करके ला पाए हैं। एक चक्र में कितना कार्य किया गया है ये हमने अभी गणना कर ली है। क्या ये आपको समझ में आया है? थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इंटीग्रेशन आपको करना है और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब वर्क निकल आया है, अगर आपको पावर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पावर के लिए एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य अपॉन एक चक्र में लिया गया समय। ठीक है, ये आपको करना है। आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं आगे का कैलकुलेशन। नोट करिए जल्दी से। अभी तक हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा की पूरी एक साइकिल के लिए किया गया कुल कार्य कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी वैल्यू आई है उसकी? W की वैल्यू आई हुई है E0 इंटू I0 अपॉन 2 इंटू T इंटू कॉस फाई। फाई क्या चीज है? वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ठीक है, अब हमें तो पावर की वैल्यू चाहिए, इस T को ना इधर लेते आइए आप। W अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू E0 इंटू I0 अपॉन 2 इंटू कॉस फाई। बेटा ध्यान से देखो, W क्या चीज था? प्रत्यावर्ती धारा की पूरी एक साइकिल के लिए किया गया कार्य। और कैपिटल T क्या चीज है? एक साइकिल में लगा हुआ समय। अब कार्य बटे समय, यही क्या बन गया? पावर। और क्योंकि हम कौन सी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं? औसत, इसलिए हम इसे औसत पावर लिखेंगे, एवरेज पावर। और एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए P के ऊपर ये एक लाइन बना देंगे, P बार। एवरेज पावर कितनी वैल्यू आ जाएगी? E0 इंटू I0 अपॉन 2 इंटू कॉस फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला बना। आप जानते हैं इसको थोड़ा सा हम और चेंज वगैरह कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, एवरेज पावर इज इक्वल टू, क्या बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो भैया,
ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई अपॉन 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख दिया। अब आपने ये पूरा लेसन लगभग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्या ये दोनों चीजों को पहचानते हैं आप? मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2, मैक्सिमम करंट अपॉन √2, ये आपको याद होगा ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू कहा गया था इसको, और इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोला जाता था। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये P बार की एक्चुअल वैल्यू निकल करके आ गई। समझ आ रहा है कुछ आपको? देखो, और आप जानते हो इसे हम एसी सर्किट की रियल पावर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रियल पावर इन एसी। अच्छा, इसको रियल पावर क्यों बोलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर हमने अपने घर में कोई भी एसी करंट फ्लो हो रही है, जैसे एसी सप्लाई होती है, तो हमने कहीं से भी एक मीटर लगाया हुआ है और उस मीटर में वोल्ट मीटर भी लगा है, वोल्टेज पढ़ने वाली मशीन, और करंट पढ़ने वाली मशीन भी हमने उस पर लगाई है। हमने किसी समय उसको जाके देखा तो एसी का वोल्टेज वो हमको दिखाती है 220 वोल्ट। तो क्या बता सकते हैं ये 220 वोल्ट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। और उसी समय करंट हमको क्या दिखाती है? 2 एम्पियर मान लिया। तो वोल्टेज दिखाया 220 वोल्ट, करंट दिखाया 2 एम्पियर। अब अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो पावर मिलनी चाहिए हमको V इंटू आई से। वो कौन सी पावर होगी? तो अगर आप डायरेक्टली पावर के लिए एक फॉर्मूला और भी आप यूज कर सकते हो। कौन सा? डायरेक्ट वोल्ट मीटर में से जो आप वोल्टेज पढ़ रहे हैं वो वोल्टेज ले लीजिए ERMS, जो करंट आप पढ़ रहे हैं वो करंट ले लीजिए IRMS, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दी। इससे भी एसी सर्किट की क्या निकल आया करेगी? पावर। लेकिन ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाली है ना, फिर ये पावर कौन सी है? अगर ये पावर है तो ये पावर कौन सी है? आंसर है क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, और इसीलिए इस पावर का नाम हमने क्या रख दिया? रियल पावर इन एसी। तो ये भी पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, फिर ये कौन सी पावर होगी? तो इसका हमने एक नाम रखा एपेरेंट पावर, आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य। आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य। एपेरेंट पावर इसको बोला जाता है एसी सर्किट की। अब देखिए ऐसा क्यों? ऐसा ऐसे है, थोड़ा सा गौर से इस चीज को देखिए। हमने अपने घर में एसी सर्किट में लगा वोल्ट मीटर देखा तो उसने मुझे ERMS की वैल्यू दिखाई 220 वोल्ट। वहीं पर एम्पियर मीटर लगा है, उसकी हमने वैल्यू पढ़ी, उसने हमको बाई चांस दिखा दिया 2 एम्पियर। तो अगर हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। हमने मल्टीप्लाई किया 220 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई 440 वॉट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वोल्टेज और ये करंट है तो हमारे घर के जितने भी फैन हैं ये सब 440 वॉट पे काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप? लेकिन हम गौर क्या करते हैं कि ये जो फैंस हमारे चलते हैं ना, ये 440 वोल्ट के बराबर हवा नहीं दे रहे हैं। 440 वोल्ट से जितनी इनको हवा, सॉरी वोल्ट नहीं वॉट, 440 वॉट से इनको जितनी हवा देनी चाहिए उतनी हवा ये नहीं देते। और हमने देखा ये हवा कितनी देते हैं? 300 वॉट के बराबर। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो पावर हमने कैलकुलेट की
इसमें आया 440 वॉट, पर हमने देखा कि हमारे घर की जो मशीन है या जो पंखा है 440 वॉट से वर्क इसको करना चाहिए, पर ये 440 वॉट से वर्क नहीं करता, ये 300 वॉट से वर्क करता है। तो बाकी 140 वॉट कहां चला जाता है? तो आंसर है 140 वॉट जो है वो वेस्ट हो जाता है हमारा। वो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है भाई? वेस्ट ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इस फॉर्मूले से जो पावर निकलती है ना आपकी, ये पावर अपेरेंट पावर में निकलती है, और ये वो पावर निकलती है जो हम मशीनों को सप्लाई करते हैं। हमने 220 वोल्ट दिया, 2 एम्पियर करंट दिया, इसका मतलब हमने कितनी वॉट सप्लाई की उसको? 440 वॉट। लेकिन वो जब हमको हवा दे रहा है केवल 300 वॉट के बराबर हवा दे रहा है, वो 300 वॉट के बराबर हवा देता है, वो पूरी हमें 440 वॉट लौटाता नहीं है। इसका मतलब है बाकी की एनर्जी को वो क्या करता है? वेस्ट कर देता है। और वेस्ट क्यों हो जाती है एनर्जी? तो वेस्ट इसीलिए हो जाती है इस पे क्योंकि एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट सेम फेज पे नहीं होते। ये रीजन है उसका। अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज पे होते, समान कला में होते, तो उनके बीच फाई का मान कितना होता? 0। फाई नहीं बनता, फिर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। अगर कलांतर नहीं आता मतलब फाई का मान 0 होता। अगर फाई की वैल्यू 0 होती तो cos 0 का मान क्या हो जाता? 1। cos 0 1 हो जाता तो पावर ERMS इंटू IRMS ही आती, और वही तो हम लगा रहे हैं वहां पे। फिर आप जानते हैं उस वक्त अगर 440 वॉट आप दे रहे हो उसको, तो 440 वॉट के बराबर ही हवा देगा आपको। लेकिन एसी सर्किट में ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज पे नहीं रहते हैं। इसकी वजह से, यही वजह है कि हम दे तो 440 वॉट उसको सप्लाई रहे हैं, लेकिन वो हमको सिर्फ और सिर्फ 300 वॉट के बराबर वर्क करके देता है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसका नाम हमने क्या रखा? अपेरेंट पावर, और ये कौन सी है? रियल पावर। अब आई होप कि आपको समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू 440 और इसकी वैल्यू कितनी? 300। ये वो पावर है जो हम मशीनों को सप्लाई करते हैं, हम उसको देते हैं। भाई आप बिजली से चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तो आप देते हो कि नहीं देते हो एनर्जी उसको? तो वो एनर्जी आप उसको दे रहे हो, पर जो आपको वो दे रहा है वो 440 नहीं, वो 300 वॉट दे रहा है। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है आपको? तो ये इस पे मिलता है, और इसके पीछे रीजन कौन है? एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस का होना ही रीजन है इसका। वही रीजन है कि हमें रियल पावर जो मिलती है वो अपेरेंट पावर के बराबर नहीं मिलती, बल्कि cos फाई उसमें गुणा में आ जाता है। और cos फाई की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, नहीं तो 1 से कैसी होती है? कम ही होती है। तो जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू 1 से कैसी होगी? कम। तो इस पूरी वैल्यू को क्या कर दिया करेगी? छोटा कर देगी। तो ये कभी भी अपेरेंट पावर के बराबर नहीं आ पाती। समझ में आ रही है? अच्छा फिर से बताइए, अगर समझ आ गया है तो अपेरेंट पावर कौन सी पावर है? जो हम मशीनों को सप्लाई करते हैं, या वो जो हमको काम करके देती हैं? अपेरेंट पावर वो पावर है जो हम मशीनों को सप्लाई देते हैं। वो हमसे लेती तो इतना है, लेकिन जब हमको देने की बारी आती है तो उसमें से ये एक गुणा करके फिर हमको देती हैं। वो ले हमसे इतना रही है, ERMS इंटू IRMS 440 वॉट। जब उनसे हमारे लेने की बारी आती है तो पूरा लौटालती नहीं, हमको 300 वॉट दे रही बस। ऐसे आप सबमर्सिबल की मोटर आप चलाइए, आपकी जितने वॉट की मोटर है तो वो लेती आपसे ज्यादा है, लेकिन उसके बराबर का वर्क आपको करके नहीं देगी, उससे कम वर्क करके देगी। क्यों? क्योंकि आप एसी सर्किट में उसको चला रहे हो, और एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर हो जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी पावर हम उसको देते हैं वो मशीन उतनी पावर से हमको काम करके नहीं देती। फिर कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? तो अपेरेंट पावर वो वाली पावर है जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं,
और रियल पावर वो पावर है जो वाकई में हमको मिलती है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा रियल पावर। ठीक है, तो अब हम चाहें तो एक चीज आपको बता सकते हैं, रियल पावर ERMS इंटू IRMS में cos फाई का गुणा कराने से मिलती है, और ERMS इंटू IRMS को क्या बोलते हैं? अपैरेंट पावर। तो हम ये लिख सकते हैं कि रियल पावर इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये रियल पावर का फॉर्मूला है, उसमें से इतना फॉर्मूला किस चीज का है? अपैरेंट पावर का। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य, और उसके साथ में कौन आएगा? cos फाई। तो आगे से हमेशा याद रख लीजिए, एसी सर्किट्स में कभी भी आपको उतनी पावर वापस नहीं मिलेगी जितनी पावर मशीनों को आप सप्लाई करेंगे। आप जितनी पावर सप्लाई करेंगे उससे कम पावर वापस मिलेगी, ज्यादा पावर वापस मिलेगी, या उसी के बराबर मिलेगी? कम मिलेगी हमेशा। और इसके पीछे रीजन क्या है कि एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर हो जाता है, यह रीजन है उसका। तो रियल पावर इज इक्वल टू अपैरेंट पावर इंटू cos फाई। आप जानते हैं अपैरेंट पावर में cos फाई का गुणा कराने से रियल पावर मिलती है हमको, इसलिए ना हमने cos फाई का भी एक नाम रख दिया। cos फाई को हमने एक नाम दे दिया और हमने बोला इसका नाम रखा पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। जब अपैरेंट पावर में, आभासी शक्ति में cos फाई का गुणा करोगे तो आपको वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य मिलेगी, तो हमने इसका नाम ही रख दिया शक्ति गुणांक। ये एक ऐसा गुणांक है जो एक शक्ति को दूसरी शक्ति में बदल सकता है, आभासी शक्ति को वास्तविक शक्ति में बदल सकता है, इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया शक्ति गुणांक। तो यहां cos फाई का नाम क्या है? शक्ति गुणांक। और इसे अंग्रेजी में बोला जाएगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पावर में, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब बात यह आती कि पावर फैक्टर की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी। एक तो यहां से आप निकाल सकते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू। पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणांक। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? cos फाई। और cos फाई की वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर बटे में भेज दो, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति कौन सी वाली होती है बताइए? जो मशीनें जितनी पावर से काम करती हैं। और आभासी शक्ति कौन सी शक्ति होती है? जितनी काम करने के लिए वो हमसे लेती हैं। ये वास्तविक शक्ति बेटे आभासी शक्ति, ये पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया, पर एक्चुअली पावर फैक्टर की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप एक काम कर लीजिए। आप एक काम ये करिए कि आपने याद है इंपीडेंस ट्रायंगल वगैरह बनाए हैं आपने, LCR सर्किट जब पढ़ा था, तो इंपीडेंस ट्रायंगल अगर आपने बनाया है तो उसमें कैसे बनाया था आपने ये बना दिया बाई चांस I0, और इधर की तरफ क्या बनाया था आपने? XL माइनस XC। और यहां से जब हमने बनाया था और यहां पर R था, याद करिए थोड़ा सा, इंपीडेंस ट्रायंगल याद करें, और इसको बोला गया था E0, लेकिन इंपीडेंस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू थी Z, और ये एंगल कितना था? फाई।
आपको याद होगा एलसीआर सीरीज सर्किट में दो ट्रायंगल बने थे, एक वोल्टेज वाला ट्रायंगल और एक इंपीडेंस का ट्रायंगल। तो हम यहां पर इंपीडेंस ट्रायंगल बना रहे हैं। ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट करती थी और करंट के साथ साथ ही प्रतिरोध रहता था। एक्सएल माइनस एक्ससी ये लाइन रिप्रेजेंट करती थी, यहां पर आया हुआ था एक्सएल माइनस एक्ससी, ये सामने की भुजा बराबर हो गई। और ये वाली जो भुजा है ये Z को रिप्रेजेंट करती थी। अगर आपको नहीं याद आया करता है तो कभी कभी पीछे के पन्ने पर देख लिया करो, ठीक है। अगर याद आ जाता है तो कोई बात नहीं। अब यहां से आप बताइए cos फाई की वैल्यू क्या आएगी। cos फाई आधार बटे कर्ण, आधार के लिए कौन R और कर्ण के लिए कौन Z। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी R अपॉन Z। और क्या आप बच्चों को Z की वैल्यू याद है? अच्छा, LCR सीरीज सर्किट में Z कितना होता था? R अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। ये cos फाई की वैल्यू निकल के आएगी एक्चुअली सर्किट से। समझ आ गया आपको? तो पावर पढ़ी हमने, एवरेज पावर फॉर्मूला ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इसको कौन सी पावर बोलेंगे? रियल पावर। ये वो पावर है जो मशीन हमको करके देगी। अगर डायरेक्ट हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे उससे भी एक पावर मिलेगी, उसको बोलेंगे आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य। ये वो पावर होती है जो मशीन हमसे हम उसको देते हैं, इतनी पावर वो हमसे ले रही होती है। इसके साथ जो cos फाई आ रहा है उसका नाम रखा शक्ति गुणांक, क्योंकि ये वो गुणांक है जो एक प्रकार की शक्ति को दूसरी प्रकार की शक्ति में बदल सकता है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का एक सूत्र ये बना वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। और इंपीडेंस ट्रायंगल से अगर बना के लाएंगे तो R अपॉन Z, दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला, बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल्स में आपके, इसलिए इसको जरूर याद रखिए आप। और Z की वैल्यू लिख दे तो ये cos फाई की वैल्यू निकल के आ गई। आप नोट कर ले इसके बारे में और भी छोटी मोटी चीजें, जैसे कि अब देखो आपने दिया कितना उसको, मशीन को, पंखे को 440, वो आपको कितना वापस कर रहा है? 300 के बराबर। क्या आप खुश हो? आप खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है भाई? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमने 440 वॉट की पावर इसको दी है तो ये भी हमको 440 वॉट की पावर वापस करे, उतनी एनर्जी से घूमे, हवा दे उसी के बराबर। तो ले तो 440 रहा है, लौटाल 300 रहा है, तो ये तो धोखा कर रहा है हमारे साथ। हम क्या चाहते हैं कि हमारी, बताइए अब आपको क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो रियल पावर हो वो कैसी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। अब रियल पावर को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? रियल पावर को मैक्सिमम कैसे कर सकते हो? तो आप इसको नोट करिए, हम रियल पावर को मैक्सिमम करके दिखाते हैं आपको। रियल पावर हम चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम आए। हम तो फिलहाल यही चाहेंगे कि रियल पावर अपेरेंट के पावर के बराबर ही आ जाए। तो रियल पावर का फॉर्मूला क्या अभी आपने देखा, आपने पढ़ा ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। हम चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति अधिकतम हो, तो वास्तविक शक्ति के अधिकतम मान के लिए वास्तविक शक्ति के अधिकतम मान के लिए वास्तविक शक्ति के फॉर्मूले में एक cos फाई आ रहा है, और cos फाई की वैल्यू देखो, अगर आप, ओ आई एम सॉरी, ये वेक्टर नहीं लगेगा, P बार केवल। अगर आप रियल पावर को मैक्सिमम चाहते हो तो आपको cos फाई को कैसा रखना पड़ेगा? मैक्सिमम, क्योंकि ये cos फाई पर डिपेंड करता है। तो अगर cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू यूज करोगे तो रियल पावर कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। और क्या आप बता सकते हैं cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है?
देखो वास्तविक शक्ति के अधिकतम मान के लिए cos फाई कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। और बताइए मुझे कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर आएगी। अब cos फाई 1 कब हो सकता है? cos फाई का सूत्र अभी अभी निकाला है आपने, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का। याद आया आपको? हम चाहते हैं cos फाई 1 हो जाए। अब बताइए cos फाई 1 कैसे हो सकता है? सोचिए और बताइए। जब, वेरी गुड, जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं। कैसे? देखो, अगर एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो गया तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, फिर माइनस करने से ये क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो गया तो अपॉन में क्या बचेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यू r, फिर r अपॉन r क्या हो जाएगा? 1। तो अगर आप चाहते हैं cos फाई 1 हो, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्सएल किसके बराबर होना चाहिए? एक्ससी। और वैसे भी एक्सएल जब एक्ससी के बराबर होता है तो परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, और अगर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी ना तो cos फाई मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल का फॉर्मूला याद करिए, ओमेगा एल, और एक्ससी का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको इधर लेते आइए, या तो आप, ठीक है, इसको लेते आओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, या सी की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे, सी की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये सी की वैल्यू आपको मिल गई। देखो अब गौर से, अगर आप चाहते हो कि रियल पावर आपको मैक्सिमम मिले, उसके लिए आपकी जो डिवाइस है उस पे एक तो फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, पर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हम तो बदल नहीं सकते ना अपने हाथ से। इसलिए हम क्या करेंगे, जो मशीन हमारे पास होगी, अगर आप रियल पावर ज्यादा चाहते हो तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे, और उसमें जो इंडक्टर लगा होगा, इंडक्टर प्रेरण कुंडली, उसका प्रेरकत्व तो इसकी जगह लिख देंगे। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति लिख दी, प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो लिख दिया, हल करके किसका मान निकाल दिया? सी का, और उतनी ही धारिता का संधारित्र हम उसके साथ लगा देंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे आपका पंप है सबमर्सिबल, सबमर्सिबल की मोटर आपकी है, उसमें प्रेरण कुंडली होती ही है, मोटर में इंडक्टर कॉइल होती ही है। अगर इंडक्टर कॉइल है और आप चाहते हैं कि वो मैक्सिमम पावर हमको दे, हम जितनी पावर उसको दे, उसका ना पूरी दे तो ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम दे, तो हम क्या करते हैं, उस पे एल उसका ले लेते हैं, उसकी कॉइल का, ओमेगा कितना है फ्रीक्वेंसी वो ले लेते हैं, और इसकी जगह पर रख करके सी का मान निकाल देते हैं। जितनी सी की वैल्यू आती है उतने ही धारिता का संधारित्र उसकी कॉइल के साथ हम बांध देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जब इतनी कैपेसिटी का आप संधारित्र बांध दोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एल सी के बराबर हो जाएगी। उस समय एक्सएल का मान किसके बराबर होगा? एक्ससी के बराबर। cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अगर cos फाई 1 हो गया तो रियल पावर कैसी हो जाएगी? अधिकतम। और यही रीजन है कि इन मशीनों में आप देखो, चाहे फैन में देखो आप, चाहे पंप में देखो, सबके साथ एक एक कैपेसिटर हमको बांधना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंप के साथ आप संधारित्र क्यों लगाते हैं? कभी भी आपके सबमर्सिबल का मोटर जो लगी हुई है उसका एक स्टार्टर कहीं लगाया है आपने?
उस स्टार्टर को खोलिए, उसके भीतर एक व्हाइट कलर का इतना मोटा बेलनाकार कैपेसिटर लगा हुआ है, चेक करिए उसको। ठीक है, फैन कभी खोलिए आप, तो कभी जब फैन ठीक होने जाता है उसके साथ भी एक कैपेसिटर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब मोटरों में क्या चीज होती ही है, कॉइल होती ही है, उसके पास एल होगा ही। अगर एल होगा और पावर हम मैक्सिमम चाहते हैं, रियल पावर, तो उसके साथ आपको एक सी यानी कि एक कैपेसिटर लगाना ही पड़ेगा। कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा? इतनी कैपेसिटी का। अगर इतनी कैपेसिटर का कैपेसिटर लगा दिया आपने तो इससे क्या होगा? इससे उस सर्किट का एक्सीएल किसके बराबर हो जाएगा? एक्ससी के बराबर। और फिर कॉस फाई कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। कॉस फाई अगर मैक्सिमम हो गया तो जो वास्तविक शक्ति होगी वो हमको कैसी मिलेगी? वो हमको मैक्सिमम मिलेगी। अब इसको न लगाने का साइड इफेक्ट क्या है उसको देखिए। अगर आपने सी नहीं लगाया तो मोटर में क्या चीज एक्चुअली है ही? एल। अब अगर एल है तो एल के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना होता है? जो होता है वो धारा के साथ कितना एंगल रखता है? थोड़ा सा याद करिए। अगर ये करंट के लिए डायरेक्शन है तो कुंडली के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है आपको याद होगा वो करंट से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। कुछ याद आया आपको? प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो ये आगे रहता है। अगर आप सी नहीं बांधोगे उस समय का सुनिए क्या होगा। उस समय मोटर में केवल कौन है? एल। और एल के सिरों के बीच का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे है, यानी कि उस समय वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर है? 90 डिग्री। अगर कलांतर 90 डिग्री है तो जैसे ही यहां 90 डिग्री लिखोगे आप, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और रियल पावर मिलना बंद हो जाएगी। आपको रियल पावर नहीं मिलेगी, इसका मतलब मोटर चलेगी ही नहीं। समझ आ रहा है आपको? या चलेगी भी तो आप देखेंगे फैन ऑन तो कर दिया है, मोटर उसकी आवाज दे रही, घूं घूं कर रही है, पंखा घूम नहीं रहा है, आवाज आ रही है। इसीलिए उसके साथ मुझे क्या करना पड़ता है? एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। चाहे फैन की मोटर हो, कूलर की मोटर हो आपकी, चाहे आपका सबमर्सिबल का पंप हो, इन सब के साथ एक एक कैपेसिटर आपको बांधना पड़ेगा। और वो कैपेसिटर हम चाहते हैं कि ऐसा बंधे जिसकी वैल्यू इतने के बराबर हो, जिससे हमको रियल पावर कैसी मिले? मैक्सिमम मिले। तो बताइए, हर मोटर के साथ एक कैपेसिटर क्यों बांध देते हैं आप? हर मोटर के साथ एक कैपेसिटर हम इसलिए बांध देते हैं ताकि पावर फैक्टर का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए और हमको रियल पावर मैक्सिमम मिले, इसलिए बांधते। और नहीं बांधोगे तो क्या होगा? अब आपको समझ में आ गया। इसलिए सब मोटरों के साथ एक एक कैपेसिटर बांध दो। अच्छा, एक और चीज है, हाँ, इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। आप देखिए, बाई चांस आप एक मोटर लेके आए हैं, आप एक डिवाइस लेके आए हैं जो कि 1000 वाट पर वर्क करने वाली मोटर है। 1000, ये उसकी एपेरेंट पावर है। एपेरेंट पावर मतलब इतना हमसे वो लेगी, समझ रहे हैं? अब पावर फैक्टर हमने उसका कुछ बनाया, लगाया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सब छोड़ो, एक छोटी सी चीज हम आपको बताते हैं। पावर फैक्टर को हम चाहते कितना है? हो जाए 1, पर ये मुमकिन नहीं होता बेटा कि पावर फैक्टर हम 1 कर लें। इसलिए हम अगर 1 नहीं कर पाते, मैक्सिमम नहीं कर पाते, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि पावर फैक्टर कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा रहे। 1 नहीं हुआ तो 0.9 हो जाए कम से कम, है ना? 0.8 हो जाए। अब ऐसा ना हो कि 0.4 ही रह गया पावर फैक्टर। अगर 0.4 रह गया तो 1000 वाट पर चलने वाली मशीन को आप लाओगे। अब पावर फैक्टर 0.4 है तो केवल 400 वाट आपको देगी वो। 1000 वाट एपेरेंट पावर की आप मशीन लाए और उस मशीन का पावर फैक्टर है 0.6, तो कितनी रियल पावर वो आपको देगा?
अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर 1000 गुणे 0.6 आपको केवल वो कितने वॉट से काम करके देगा? 6 वॉट से, 600 वॉट से। और अगर आप पावर फैक्टर ऐसी मशीन ले आए जिसका पावर फैक्टर कितना है? 0.9। एक ऐसी मशीन ले आए जिसका पावर फैक्टर 0.9 है, तो रियल पावर कितनी देगा फिर वो आपको? 900 वॉट। अब आप देखिए, अपेरेंट पावर 1000 वॉट है, लेता कितना है? 1000 वॉट लेता है हमसे। लेकिन एक पंप है जिसका बनाने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने, उसका पावर फैक्टर कितना रखा है? 0.6। और एक दूसरा कंपनी का पंप हम लाए, उसको बनाने, उस कंपनी जो बनाती है वो मशीन पंप बनाती है, वो उसका पावर फैक्टर कितना रखती है? 0.9 रखती है। आप बताइए, जब इसको आप चलाओगे 1000 वोल्ट से, 1000 वोल्ट ये वाला पंप भी लेता है हमसे, 1000 वोल्ट ये वाला पंप भी हमसे लेता है, पर पावर फैक्टर के कारण ये हमको खाली 600 वॉट करके देता है काम, और ये हमको कितना काम करके देता है? 900 वॉट। कौन सा पंप ज्यादा अच्छा है? जो 900 वॉट करके दे रहा है। क्यों? 1000 ये भी ले रहा है, 1000 ये भी ले रहा है, पर ये 600 दे रहा है करके, और ये तो 900 कम से कम वापस कर रहा है। ये 400 वॉट वेस्ट कर रहा है और ये खाली 100 वॉट वेस्ट कर रहा है। तो कौन सा पंप ज्यादा अच्छा है? यही वाला लाओ। तो फिर समझ आ रहा है आपको? अब हम कैसे जानेंगे कि इसका कैसे पावर फैक्टर 0.9 है, 0.6 है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई मैंने बोल दिया ना कि तो फिर ये वाला लाओ। तब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आया होगा, हम कैसे जानेंगे कि ऐसा है? तो आप जानते हो, गवर्नमेंट का सख्त हिदायत है कंपनियों को कि आप जो भी मशीन बनाते हैं उस पर उसका पावर फैक्टर लिखिए, उस पर उसका पावर फैक्टर लिखिए। और पावर फैक्टर को कैसे लिखिए? तो वो लोग पावर फैक्टर डायरेक्ट लिखते नहीं है ऐसे, 0.6, 0.9 ये नहीं लिखते। पावर फैक्टर को वो कैसे लिखते हैं? वो उस पर ये बनाना शुरू कर देते हैं, स्टार बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कोई मशीन मोटर लेने आप जाओगे, किसी में 2 स्टार बने हैं, किसी में 3 स्टार बने हैं, किसी में 4 स्टार्स बने हैं, किसी में 5 स्टार बने। आप कोई भी चीज आज लेने जाइए, आज आप रेफ्रिजरेटर लेने जाइए, केवल आप लेंगे गोदरेज का रेफ्रिजरेटर लिया, 5 स्टार रेटिंग आती है उस पर लिख करके। आप कभी भी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आप सर्च करिए इन चीजों को, तो आप देखेंगे हर चीज का एक पावर रेटिंग दी जाती है उस पर कि कितना स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है। अब जिसको स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, इसका मतलब इसका पावर फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, 0.9 पावर फैक्टर के आसपास होगा। तो मशीनों में कंपनियां क्या करती हैं? डायरेक्ट पावर फैक्टर तो नहीं लिखती हैं, लेकिन उसके लिए वो स्टार बना देती हैं। और आप जाते हो तो वो जो आपको समझाते हैं, जब आप कोई चीज लेने जाते समझाते नहीं है, इसको ले लो, ये ऐसी है, ये वैसा है, और ये डबल स्टार रेटिंग है। फिर आप 3 स्टार रेटिंग लेते हो, 4 स्टार रेटिंग लेते हो, आप बोलते हो नहीं मुझे सबसे अच्छी वाली चाहिए, तो वो बताते तो फिर ऐसा करो 5 स्टार रेटिंग ले लो आप मशीन। फिर आप 5 स्टार रेटिंग लेके आते हो, तो जितने ज्यादा स्टार रेटिंग मिलती है उसको, उतना ही ज्यादा उसका पावर फैक्टर होता है। अच्छा, ये चीज देखी है कभी आपने? नहीं देखा? अरे अच्छा, मोबाइल फोन सबके पास है, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑनलाइन शॉपिंग भी आप करते होंगे। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आज नहीं भी करते हैं तो भी आज उसको ओपन करके देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट आप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप देखिए, और उसमें आप देखेंगे 1 स्टार रेटिंग उसकी लिखी रहती है। उसका जब स्पेसिफिकेशन आप चेक करेंगे तो समझ रहे, या नॉर्मली ऐसे भी कुछ आप लेने जाओ तो भी उसमें स्टार रेटिंग बनी होती है, और उसी से डिसाइड होता है कि ये मशीन ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है। तो बताइए कौन सा पंप या कौन सी डिवाइस मशीन ज्यादा अच्छी होगी? जिसका पावर फैक्टर ज्यादा होगा वो, या जिसका पावर फैक्टर कम है वो? जिसका पावर फैक्टर किस मशीन का ज्यादा है और किसका कम है, आप कैसे जानोगे? स्टार देख के जानोगे। जैसे हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर है गोदरेज का 220 लीटर, उसमें 5 स्टार रेटिंग का है। तो हम जब गए उसको लेने तो हमने देखा इसमें 5 स्टार रेटिंग है,
इसमें 4 स्टार है, ये 3 स्टार है, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छा देता होगा, तो फिर उसी को लाया गया। इस तरह से आप जब भी जाएं किसी चीज़ को देखने, आप उसका स्टार रेटिंग एक बार चेक कर लें, ठीक है, उससे आपको पावर फैक्टर का अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये कंप्लीट नॉलेज है पावर इन एसी सर्किट्स, पावर इन एसी सर्किट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली इसी से जुड़ी हुई एक आर्टिकल थी आपकी वॉटलेस करंट, पर वो अब सिलेबस में नहीं है अभी के लिए, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।